हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रणधीर भारद्वाज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिहार का टारगेट बैच। बिहार के जो भी आगामी एग्जाम है, जैसे बिहार बीपीएससी 70वीं, उन उसके लिए हम लोग टारगेट किए हुए हैं। क्या टारगेट है हमारा? हमारा टारगेट है कि 110 क्वेश्चन अचीव करना आउट ऑफ 150। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि सहज आईएएस का दावा है कि आपको इससे विस्तृत और इससे ज्यादा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर आपको बीपीएससी प्रीलिम्स को फोकस करना है और बीपीएससी प्रीलिम्स अगर आप देने वाले हैं, तो आप सभी को जैसे जैसे लेक्चर आता जा रहा है वैसे वैसे आपको उसको कंप्लीट करते चलना चाहिए। ठीक है। और आगे मैं आपको बता दूं कि जितने भी लेक्चर अभी आए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए, आप उसको देखिए। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा और बाद में ये कहा आपने कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ या मैंने पढ़ा या कुछ भी ऐसा कुछ एक्सक्यूज देते हैं कि पता नहीं सवाल कहाँ से आ गए, ऐसा कुछ करके, तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मेरे पास तो आप लोग बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे को ना ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर आपके पास कंटेंट है और आप फिर भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं कमी आपकी ही है। क्यों? क्योंकि मान लो आपके लिए कोई पर्सन मेहनत कर रहा है और आपको पका-पकाया भोजन मिल रहा है, फिर भी आप उसको खा नहीं पा रहे हो, तो इसमें कमी आपकी है, पकाने वाले की नहीं। ठीक है? तो अगर आप लोगों को लेक्चर मेरा पसंद आता होगा, तो आप शेयर ज़रूर करें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, तो समझ रहे हो ना लल्ला? ठीक है? तो अभी वर्तमान में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया है। अभी तक हमने कंप्लीट किया है बिहार का बजट, बिहार का सर्वे, बिहार का जो खनिज संसाधन है वो, बिहार का ऊर्जा संसाधन, बिहार की पॉलिटी यानी बिहार की राज्य व्यवस्था, और हमने कंप्लीट किया है बिहार की जनगणना। और अभी हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट बिहार। ठीक है। आपको मैं बता दूं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में जारी होता है। तो 2021 में जो जारी हुआ था, तो आपके अकॉर्डिंग 2023 में आ जाना चाहिए था फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखो, आ तो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। इसलिए अगर आपके एग्जाम तक, एग्जाम से 15 दिन पहले तक अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी नहीं होती है लेटेस्ट वाली, तो आपको 2021 वाला ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल फॉरेस्ट रिपोर्ट से 2 या 3 हर साल रहता है। तो आपको अगर आधा घंटा समय देने से, यानी आपके आधा घंटा समय देने से अगर 2-3 सवाल बन जाते हैं, तो मुझे लगता है यह बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है। आप देखेंगे, थोड़ा सा हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ यार। देखो, कहता है कि भारत एवं वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में आईएफएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्वे द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले 1987 में जारी हुआ था, और 2021 वाला जो है ना भाई, ये देख रहे हो आप, 2021 वाला है, यह 17वां है। तो 17वां अब की बार का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाला है, वो कितना है? 17वां है। और अगर 2023 वाला जारी होता तो वो 18वां हो जाएगा। इस सर्वे में जो आंकड़े हैं ना, यह रिसोर्स सेट टू सैटेलाइट के आंकड़ों पे आधारित है। तो याद रखिएगा, रिसोर्स सेट टू सैटेलाइट के आंकड़ों पे आधारित है हमारी ये वाली फॉरेस्ट सर्वे। ठीक है। अब आगे देखेंगे आप कि कहता है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है ना, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से वनावरण कितने हैं, वृक्षावरण कितने हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे कि 2021 में वनावरण हमें देखने को मिला है 7381 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो 19 से कितना बढ़ा है, 75 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। तो इसमें लिखा हुआ था कि कमी थी, यानी 2019 में कमी थी जो 2021 में बढ़ गई है। ठीक है। तो आप इन चीजों को ना याद रखेंगे। तो वृद्धि कितनी देखने को मिली 2021 वाले में? 19 से 75 वर्ग किलोमीटर की, जो टोटल कितना है 1.03%, यानी 1% के आसपास की वृद्धि हमें देखने को मिली है। तो वर्तमान जो 94,163 वर्ग किलोमीटर हमारे राज्य का टोटल एरिया है,
उसका 7.8% क्षेत्र पे ना हमारा वनावरण है, यानी वन का आवरण है। ठीक है। अब देखेंगे वृक्षावरण। तो ऊपर हमने देख लिया वनावरण, अब देखेंगे हम वनावरण सॉरी वृक्षावरण। ठीक है। 2021 में देखेंगे ना भाई, 2021 में जो वृक्षावरण था वह 2341 वर्ग किलोमीटर में था, जो टोटल भौगोलिक एरिया का 2.48% होता है। टोटल भौगोलिक एरिया कितना होता है? 2.48%। जो 2341 वर्ग किलोमीटर है, यह 2019 में जितना था उससे 338 वर्ग किलोमीटर अधिक है। तो 19 से कितना अधिक बढ़ा है वृक्षावरण? 338 वर्ग किलोमीटर। और वनावरण कितना बढ़ा है? कितना? 75 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ठीक है। तो और बिहार राज्य के टोटल एरिया का 7.84% जो है वनावरण है, और 3.48 जो है, मतलब सॉरी 2.48% जो है वह क्या है? वृक्षावरण है। ठीक है। अगर कुल वनावरण और वृक्षावरण की बात की जाए, कुल की टोटल की, तो यह टोटल क्षेत्रफल का 9722 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रतिशत में अगर देखेंगे तो 10.32% के आसपास ये होता है। देखो यहाँ पे। ठीक है। और वृद्धि देखेंगे तो टोटल वनावरण और वृक्षावरण दोनों को सम्मिलित रूप से देखेंगे तो 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हमारी हुई है 2019 से 2021 के बीच में। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। ये उसके बाद ये थोड़ा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहते हैं परिभाषा है, तो ये थोड़ा आप देख लेना। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि बिहार कहता है, बिहार की जलवायु जो है ना भाई मानसूनी है। ठीक है। इसलिए वर्षा की मात्रा के आधार पे हम इसको क्या करते हैं? मात्रा लिख दिए हैं, मात्रा होगा यहाँ पे। ठीक है। मात्रा के आधार पे बिहार की प्राकृतिक वनस्पतियों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा क्या है? शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन। देखो आर्द्र पर्णपाती वन अगर वर्षा के आधार पर हम बांटे हैं तो हम देखेंगे कि 120 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होती है वो आर्द्र पर्णपाती वन में आएगा। जिसमें 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको हम शुष्क पर्णपाती वन के क्राइटेरिया में रखेंगे। ठीक है। अब चलो थोड़ा ऊपर इसको कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो यही है कि वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है वो आर्द्र पर्णपाती में आ जाएगा, जहां 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो शुष्क पर्णपाती में आ जाएगा। कहाँ है ये आर्द्र पर्णपाती वन? देखो ये है किशनगंज, पश्चिमी चंपारण का जो वाल्मीकि नगर वन है वो, और तथा नेपाल से सटे, देखो नेपाल जैसे बिहार है, बिहार के ऊपर नेपाल है, नेपाल से सटे हुए जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसमें तराई के क्षेत्र भी आ जाएंगे, वो है हमारे आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन को हम दो श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं। एक है सोमेश्वर और दून श्रेणी के वन। ठीक है। यानी दो क्षेत्रों में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें एक है सोमेश्वर एवं दून श्रेणी, जो वेस्ट चंपारण में आपको देखने को मिलेगा, पश्चिमी चंपारण में। तो ये है सोमेश्वर और दून श्रेणी के वन जो वेस्ट चंपारण में मिलते हैं। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 160 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है, और ऊंचाई भी है। तो इस ऊंचाई और 160 सेंटीमीटर वर्षा के कारण यहाँ पे सवाना प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें साल, शीशम, खेर, सेमल, तूर वगैरह ये सब हमें मिलता है। दूसरा है इसका तराई क्षेत्र के वन। तो नेपाल से सटे हुए जो भी क्षेत्र है ना उसके तराई में, नेपाल के तराई में उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम जो वेस्ट चंपारण का एरिया है, तथा उत्तर पूर्वी भाग एवं पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज में एक पट्टी के रूप में यह विकसित हुई है। ठीक है। कहाँ कहाँ पे? पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज में एक पट्टी के रूप में ये विकसित है। कौन सा? तराई क्षेत्र के वन। तराई क्षेत्र के वन और सोमेश्वर और दून श्रेणी के वन दोनों जो है ये आते हैं किसमें? आर्द्र पर्णपाती वन में। ठीक है। तो जो तराई क्षेत्र के वन जो है ना, इसमें बांस, नरकट, झाड़, सवई घास। सवई घास आपको पता होगा किस चीज के लिए यूज आता है? तो सवई घास जो है ना भाई, ये कागज वगैरह बनाने के यूज में आता है। ठीक है। तथा जो पूर्णिया और सहरसा में इनके उत्तरी सीमांत क्षेत्र में साल वन की पट्टी है, जो देखा ना आपने कि पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज में एक पट्टी के रूप में विकसित है, तो इसी पट्टी में साल वन के या साल वृक्ष के पट्टी है इसमें। ठीक है। इसके सीमांत क्षेत्र में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उसमें रह गया शुष्क पर्णपाती वन। देखो शुष्क पर्णपाती वन अधिकांश क्षेत्र में यही वन है, जैसे बिहार के पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी भाग,
पश्चिमी पश्चिमी भागों में क्या है, इसका विकास हुआ है। ऐसे वन में जहाँ पे शुष्क होगा वहाँ पे क्या होगा, बड़ा पेड़ पौधा नहीं डेवलप होगा, वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे यानी झाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे, ये सब वहाँ पे डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे शीशम, महुआ, खैर, आंवला वगैरह, पलाश, आसन, जामुन, बांस, साल, अमरूद आदि यहाँ पे डेवलप हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे बिहार में वनों के प्रकार। देखो बिहार में नहीं, भारत में भी वनों के प्रकार ऐसे ही हैं। देख, जहाँ अति सघन वन होगा यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मध्यम डेंस मतलब सघन वन है, और खुले वन है यानी मिडिल डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, तो तीन, अगर 70% से अधिक शिखर सघनता होती है तो हम कहेंगे अति सघन वन है। 40 से 70 के बीच में होगा तो हम कहेंगे मध्यम सघन वन है, और 10 से 40% तक अगर होगा तो हम उसको खुला वन के श्रेणी में रखेंगे। वैसे तीन ही श्रेणी बनाई गई है, अगर 10% से कम होता है तो हम उसको मरुस्थल टाइप में मान लेते हैं। ठीक है, देखेंगे अति सघन वन में, तो अति सघन वन में वृद्धि नहीं हुई है। 2019 वाला डेटा, 2021 वाला डेटा है। 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर में था, और 2021 में भी ये 333 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। तो यानी टोटल क्षेत्रफल का, टोटल जो क्षेत्रफल है उसका 4.5%, जैसे जितना भी वन है ना, वन का 4.5% वेरी डेंस फॉरेस्ट है, और जो दोनों साल, देखो 19 और 21 में वृद्धि नहीं हुई, दोनों में उतनी ही रह गई। 2019 में देखेंगे, अगर मध्यम सघन वन की बात करेंगे, तो मध्यम सघन वन में ना भाई 3250 वर्ग किलोमीटर जो 2019 में था, वह 2021 में 3286 वर्ग किलोमीटर में यह बढ़ गया। यानी टोटल वृद्धि कितना देखने को मिली, तो टोटल वृद्धि हमें ना 36 वर्ग किलोमीटर के देखने को मिलती है मध्यम सघन वन में। तो अति सघन वन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई 19 से 21 में, और मध्यम सघन वन में 36 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है हमारे। ठीक है, अति सघन वन टोटल वनों का कितना परसेंट है, तो 4.5% है। वही मध्यम सघन वन 44.5% है। तो ये भी आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा खुला वन का प्रतिशत है, लगभग 51% क्षेत्र पे ना खुला वन है, तो आप ये याद रखेंगे। अगर ओपन फॉरेस्ट में हम देखेंगे तो 3693 वर्ग किलोमीटर जो 2019 में था, वह 3762 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। टोटल वृद्धि देखेंगे तो 69 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और टोटल एरिया देखेंगे तो टोटल एरिया का 51% है, यानी टोटल यानी ये क्या कहते हैं, फॉरेस्ट एरिया का, वनावरण का 51% है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो इसमें अति सघन वन में कोई वृद्धि नहीं हुई। कितना है, 333 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, 4.5%। वही मध्यम सघन वन में कितना है, तो 3286 वर्ग किलोमीटर। वृद्धि कितना देखने को मिली, 36 वर्ग किलोमीटर की। टोटल परसेंटेज कितना है, 44.5% है। ओपन में देखेंगे तो वृद्धि कितनी हुई है, 69 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो अभी कितना है, 3762 वर्ग किलोमीटर में है, और टोटल एरिया कितना है, तो 51% एरिया है। अति सघन वन में अगर शीर्ष पर देखेंगे तो भाई वेस्ट चंपारण है, जहाँ पे 249.34 वर्ग किलोमीटर है। 333 में से 249 तो सिर्फ पश्चिमी चंपारण में, तो इसलिए ये शीर्ष पे है। अगर हम मध्यम सघन वन देखेंगे तो मध्यम सघन वन में वेस्ट चंपारण ही टॉप पे है। क्यों, क्योंकि 3286 वर्ग किलोमीटर में से 548 वर्ग किलोमीटर जो है वेस्ट चंपारण में। लेकिन ओपन वन देखेंगे ना, तो ओपन वन में यानी ओपन फॉरेस्ट में कैमूर नंबर वन है, जहाँ 531 वर्ग किलोमीटर पे यह है। तो टोटल कितना था, टोटल 3762 है, जिसमें 531 पे सिर्फ कैमूर में ही है। तो वो वेरी डेंस फॉरेस्ट में वेस्ट चंपारण नंबर वन, मिडिल डेंस फॉरेस्ट में वेस्ट चंपारण नंबर वन, और ओपन फॉरेस्ट में कौन नंबर वन है, ओपन फॉरेस्ट में भाई कैमूर नंबर वन है, तो इसलिए आप याद रखें। अब देखेंगे जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो देखो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो सर्वाधिक जो है ना कैमूर है। ठीक है, 1051 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है। सबसे कम कोना शेखपुरा है, जहाँ पे 1.19 वर्ग किलोमीटर में क्या है, मतलब वनावरण। ठीक है, सेकंड थर्ड आप देख लेना। अगर जिलों में वनावरण प्रतिशत में अगर हम देखेंगे तो सर्वाधिक कैमूर है, और सबसे कम कहा शेखपुरा है। तो आप इससे एक चीज समझ जाइए, वनावरण क्षेत्रफल या प्रतिशत में नंबर वन कैमूर है, और सबसे लास्ट में कौन है, शेखपुरा है। ठीक है, 2019 की तुलना में वनावरण वृद्धि देखेंगे तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो है ना बांका में हुई है। 16.29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है बांका में। और सबसे ज्यादा जो कमी जो देखने को मिली है वनावरण में, तो वह -4.83 वर्ग किलोमीटर के कैमूर में देखने को मिली है। तो आप ये याद रखेंगे।
ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो स्लाइड को। देखो, संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना का है वह 153 एकड़ में है, जो एशिया का सबसे बड़ा जो है ना गैंडा प्रजनन केंद्र है। गैंडा प्रजनन केंद्र, तो एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र कौन सा है? संजय गांधी जैविक उद्यान है पटना। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना बायोलॉजिकल पार्क, ये जू भी है। ठीक है, तो अभी बिहार में कितने जू हैं? तो 2 जू हैं और तीसरे जू का निर्माण हो रहा है, जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। दूसरा जू कहाँ है? रानीगंज अररिया में। ठीक है, पहला कहाँ है? पटना में। बड़ा कौन सा है इसमें? तो अररिया वाला बड़ा है, लगभग 132 या 136 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 136 एकड़ इससे ज्यादा है। ठीक है, उसका ये भी याद रखिएगा। अब कहता है कि जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जमुई के नागिन जो पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पे कलरव उत्सव का आयोजन पहली बार किया गया था। कहाँ किया गया था? नागिन जो पक्षी अभ्यारण्य है उसमें किया गया था। राजगीर में जूट सफारी की स्थापना हुई थी। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ना वो पटना में है। तो एशिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना में है। डॉल्फिन डे हम कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन जयंती। ठीक है। टाइगर सेंसस 2018 देखेंगे। देखो, टाइगर सेंसस 2018 में बिहार में 31 बाघ था, वही 2022 में लगभग 54 बाघ हो गए हैं। तो 23 बाघ जो बढ़ा है, यह टोटल बाघों का 75% इंक्रीज किया। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखेंगे। ठीक है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796 वर्ग किलोमीटर वन है। जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है उसका 796 वर्ग किलोमीटर में वन है। जो कुल इसका कितना एरिया है? कुल एरिया जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का है वो 928.80 वर्ग किलोमीटर है, जिसका टोटल 85.71% पे वन है। ठीक है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का सबसे ज्यादा, अगर आप देखेंगे तो देखो सबसे ज्यादा बनावट कहीं और है, वो हम आगे देख लेंगे। लेकिन अगर देखेंगे टोटल एरिया में सबसे ज्यादा किसका है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है उसमें क्या है, 85% या 86% के आसपास टोटल एरिया का उसके वन है। ठीक है, यानी वन है। ठीक है, वन नहीं, वन। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। अच्छा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया 3208 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल बना हुआ है 4.41% है, सॉरी 3.41%। तो याद रखिएगा, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एरिया में क्या आ जाता है? जैसे राष्ट्रीय पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, बायोलॉजिकल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया कितना है बिहार में? 3208 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? 3.41%। तो याद रखें। कह रहा है, याद रहे, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? एक है। और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य भाई 12 है। ठीक है, याद रखिएगा। वाल्मीकि नगर, अब वन्य जीव अभ्यारण्य हम देख लेते हैं और नेशनल पार्क भी देख लेंगे। देखो, वाल्मीकि नगर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? ये वेस्ट चंपारण में है। इसका टोटल एरिया 335 वर्ग किलोमीटर पे है। और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का, और सब सर्वाधिक घने वन भी यहीं पे, जो आपने पीछे देखा कि 85.71% पे इसके वन है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि यह जो है ना जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये सर्वाधिक घने वन भी यहीं पे हैं। और एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान कौन है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। उसके बाद कांवड़ झील वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह बेगूसराय में है। और साइबेरियन पक्षी जो है ना उनका आश्रय स्थल है यही। और रामसर साइट में एकमात्र आर्द्रभूमि है जो ये बिहार से रामसर साइट में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, यह रोहतास में है। और यह सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रोहतास में। और यह सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य, देखो नागी और नखड़ी दोनों जमुई में ही है। नखड़ी भी हम नीचे पढ़ लेंगे। नागी पक्षी बांध पक्षी अभ्यारण्य जो है यह जमुई में है। तो ये याद रखेंगे।
कुशेश्वर स्थान पक्षी एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य भी वन्य जीव अभ्यारण्य भी। तो पक्षी अभ्यारण्य एक तो हमने देखा नागी, और कुशेश्वर स्थान पक्षी एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कुशेश्वर स्थान और नागी दो हमने पक्षी अभ्यारण्य अभी तक देख लिया। उसका गौतम बुद्ध भी देखेंगे पक्षी अभ्यारण्य। तो कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में, सबने पढ़ा होगा, और कुशेश्वर स्थान के बारे में करंट में भी हमेशा पढ़ते होंगे। तो ये भी साइबेरियन पक्षी का आश्रय है। ठीक है, तो कावड़ झील जो वन्य जीव अभयारण्य है बेगूसराय का, और कुशेश्वर स्थान जो दरभंगा का है, ये दोनों साइबेरियन पक्षी के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता है। उसके बाद विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य। देखो, भागलपुर का है ये भागलपुर में है, और भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। और इवन भारत का ही नहीं भाई, एशिया का सबसे पहला डॉल्फिन अभयारण्य यही है, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य। भाई वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य जो है ना, यहीं पे एकमात्र बाघ आरक्ष इसके अंदर बनाया गया है। बाघ को संरक्षण करने का इसके अंदर बनाया गया है। और ये भी कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर दोनों का है वेस्ट चंपारण में। ठीक है, 880 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे, भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य, यह मुंगेर में है। यहाँ तेंदुआ, भालू, मगर, सुअर के लिए प्रसिद्ध है। क्या क्या? तेंदुआ, भालू, मगर और सुअर के लिए भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य फेमस है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार देखेंगे, यह गया में है। ठीक है, और यह सबसे पहले भी बना है 1971 में, सबसे पहले यही बना। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सबसे पहला जो पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, ये देखो, देखो, गौतम बुद्ध जो पक्षी अभयारण्य है यह गया में है, और 1971 है, यानी सबसे पहले यही बना। तो आप इसको भी याद रखेंगे। उसका नक्टी डैम वन्य जीव अभयारण्य है। तो नक्टी डैम जमुई में ही है। तो आपको पता है नागी और नकटी दोनों जमुई में है, और नकटी जो है ना सबसे छोटा है। ठीक है, नकटी क्या है भाई? सबसे छोटा है। पंत वन्य जीव अभयारण्य आप जो देखेंगे, इसका तो 3.32 वर्ग किलोमीटर में ही है नकटी, इसलिए सबसे छोटा है। पंत वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे तो ये राजगीर के नालंदा, मतलब, ठीक है, नालंदा के राजगीर में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे तो हम वेस्ट चंपारण देख लेंगे। अब बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य देखेंगे तो हम वैशाली में देखेंगे। यह 1997 में बना था। ठीक है, और 1.97 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, उसके बाद जू की बात करेंगे या बायोलॉजिकल पार्क की बात करेंगे, तो बिहार में एकमात्र बायोलॉजिकल पार्क कौन है? राजीव गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना में। और यह एकमात्र, सॉरी, यह जू भी है। तो इसलिए आप इसको देख लेंगे। यह 1969 में बना था, और इसका टोटल एरिया जो है ना 0.619 वर्ग किलोमीटर में है। तो आप याद रखेंगे। और सेकेंड जो जू बना है यह रानीगंज में है, अररिया में, जो आपको मैंने पहले ही बताया। जो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क से, यानी संजय गांधी जो उद्यान है, जू है, चिड़ियाघर है, उससे 132 या 136 एकड़ अधिक है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। पक्षी अभयारण्य आपने कहाँ कहाँ देखा? आपने एक तो पक्षी अभयारण्य देख लिया, कहाँ पे? नागी बांध। ठीक है, एक कुशेश्वर स्थान, एक गौतम बुद्ध, और एक आपने कहाँ देखा है भाई? बड़ैला सलीम अली जो पक्षी अभयारण्य। तो चार तो आपने पक्षी अभयारण्य देख लिए। ठीक है, ये सारे वन्य जीव अभयारण्य में ही है। तो चार तो पक्षी अभयारण्य आपने देख लिया। तो देखो, इसको वन्य जीव अभयारण्य में सबसे छोटा रखेंगे। पक्षी अभयारण्य में आप देखो 1.97 वर्ग किलोमीटर वड़ैला सलीमलिया। अगर पक्षी वक्षी सबकी बात की जाए तो वड़ैला सबसे छोटा है। ठीक है, और बायोलॉजिकल पार्क संजय गांधी सबसे छोटा है। उसके बाद और इससे बड़ा रानीगंज। तो दो जू हैं, संजय गांधी, रानीगंज वाला। दो हैं जो सबसे छोट, मतलब दो अभी जू अभी वर्तमान में है। एक तीसरा जू बन रहा है, जिसके बारे में आप फरवरी मंथ के करंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने ये सभी देख लिया। तो अब 12 वन्य जीव अभयारण्य, एक राष्ट्रीय उद्यान, और दो जू आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट बिहार से संबंधित कंप्लीट होता है। इतना ही पढ़ना था आपको बिहार के फॉरेस्ट रिपोर्ट में। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको पसंद आया हो तो आप क्या करेंगे? इसको शेयर करेंगे, और शेयर तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ आप इसको रट भी जाएंगे, क्योंकि सवाल 2 से 3 सवाल बनता है इससे। ठीक है, अगर आपने शेयर नहीं किया तो सोच लो बेटा,
ठीक है? खैर, जय हिंद, फिर मिलेंगे, बाय-बाय।